हुआ है। चलो, तो आप लोग देखिए, पहले से भी आपका डिस्कशन हो रखा है कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के सीरीज में बात करते हैं तो आपका फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेरिजन टू एनी कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक। इवन अगर आपको याद होगा तो आपको ये भी बताया गया था कि फॉर्मिक एसिड इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। इज दिस क्लियर? यस सर। ये आपको एक्सेप्शन के तौर पे अगर आप कॉपी देखिएगा आपको मिल जाएगा कि फॉर्मिक एसिड इज इवन स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। हाँ, बेंजोइक एसिड में अगर उसके बाद कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, ये एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत में तो आप ऐसे माने कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर। सो फॉर्मिक एसिड हैव मोस्ट एसिडिक नेचर, हाईएस्ट के वैल्यू और लोएस्ट पी के वैल्यू, ठीक है ना? लोएस्ट पी के वैल्यू, हाईएस्ट के वैल्यू। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes. 13 number, which is the strongest base that can exist in Option water? D. Sir, D. Option D. D. Sir, Sir, option D. hydroxide ion. Sir, hydroxide Hydroxide ion. ion. HO minus. OH minus. ठीक है, डी वाला करेक्ट। चलो बढ़िया। अभी देखो हम लोगों को है ना थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फिगर हम रखे हैं आपके लिए, ठीक है? आप लोग देखिएगा। देखिए कल है ना हम फिगर आपके लिए बनाए हैं, दिख रहा है आप लोग को? सर आपका हाथ है सर। ये मत पूछो, बस सोचो कि हम है ना उसमें ऑर्गेनिक ड्रॉ किए, बस ये। Yes, sir. ठीक है, बताओ तो इसमें कौन कौन ऐसा ग्रुप्स है जो एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है और कौन कौन है जो बेसिक एसिडिक नेचर को घटा रहा है? सर Cl बढ़ा रहा है, Sir, NO2 बढ़ा रहा है। Cl बढ़ा रहा है, NO2 बढ़ा रहा है, sir. थोड़ा सोच के हड़बड़ा के नहीं, ठीक है? बताओ हम लोग का जो पहला ये CH3 ग्रुप है ये कौन कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? ऑर्थो Sir, इफेक्ट, plus I. ऑर्थो इफेक्ट Plus I और plus M. ये क्या शो कर रहा है? ऑर्थो इफेक्ट प्लस आई और प्लस आई। Plus I, sir, और plus M. हाइपर कंजुगेशन, सही है? Yes, sir. यस Good. सर। और ये वाला CH3O जो हम लोगों का ईथर ग्रुप होता है वो क्या शो कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला। Sir, ये भी तो plus I. एक्चुअली देख भाई ध्यान से समझ, ये ऑर्थो साइट है, ये मेटा साइट है, ये पारा साइट है, ये मेटा साइट है, ये ऑर्थो साइट है। ओके हाँ, तो जरा सोच के बताओ कि अगर मेरा OCH3 ऑर्थो पे होता है तो वो क्या शो करता है? क्या वो प्लस M शो करता है? हाँ सर। Yes, अरे यार sir, इलेक्ट्रॉन plus डोनर हो जाता है ना यहाँ पे ऑर्थो साइट पे, हाँ, ये yes, देने लगता है ना, यस Yes. सर। Yes, sir. ठीक है? प्लस M शो करता है। वेरी गुड वेरी गुड। बताओ यहाँ का ये नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे क्या शो करेगा? sir. Minus I. minus I. माइनस आई है सर। माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अच्छा, नीचे में जो Cl है वो क्या शो करेगा? Sir, minus I. माइनस आई। Minus I. माइनस आई minus शो M, sir. करेगा। और अगर याद है तो ये निगेटिव Minus हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है। हाँ सर। सही है, निगेटिव आएगा उसको। अच्छा, sir. यहाँ पे जो ग्रुप है उसको आप पहचान पा रहे हैं क्या? ये हाँ, हाँ, CH3 हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ Yes, ये क्या शो करेगा? सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। Plus I. Sir, plus. मतलब आई Plus इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन? सर हाइपर I effect. Sir, I effect. Hyper Plus I conjugation. effect. प्लस आई इफेक्ट शो Super I करेगा। है। सॉरी Hyper प्लस conjugation आई है नहीं sir. हाइपर कंजुगेशन सो ही नहीं करेगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तुम लोग तो ऐसे ज्यादा तेजी से आंसर बता रहा। वेरी गुड। पूरे शरीर पे ऐसा करवा के है ना आके तुमको पढ़ाना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो है? ओ सर आपका हाथ में सर दिख गया। ठीक है, तो चलो देखो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक छूटा हुआ है। पता कौन सा छूटा हुआ है? बता सर दो वो तो ऑर्थो इफेक्ट भी सर ये COH के प्रॉपर्टी सर वही वाला छूटा हुआ सर। ऑर्थो इफेक्ट अगल बगल वाला दोनों ऑर्थो पे जो मौजूद है क्या वो ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करेगा? Sir, 6 member chain. Yes, sir. करेगा। यस सर दोनों ही ऑर्थो ऑर्थो शो इफेक्ट करेगा। 6 मेंबर चेन नहीं बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। Yes sir, yes ऑर्थो sir. इफेक्ट अगर ऑर्थो पे कोई इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद रहता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। बोलो सही है?
तो एसिडिक नेचर घटा हाँ, बढ़ा देता है। यस हाँ, सर। यस ठीक सर। है, तो ये रहा पूरा का पूरा चीज तुम्हारे समझाने के लिए लाया गया था। आई होप सो आप समझ गए हैं कि बहुत सारा ग्रुप्स रहेगा, तो आपको ऐसे करके है ना हर चीज को देखना हो कि कौन कहाँ मौजूद है। इसी नाइट्रो को अगर ऑर्थो पे ले जाते तो वो हम लोगों का है ना -m शो करता, लेकिन वो मेटा पे है तो -i शो सर करता। एसिडिक क्या नेचर बोलते? घटा। सही जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया ये। अब हम लोग बेसिक नेचर में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग लास्ट बेसिक नेचर का जो अभी तक का सीक्वेंस पढ़े हैं, हम उस सीक्वेंस तक आपको ले चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नए सीक्वेंस में इंटर करेंगे, नया चीज भी देखेंगे। अभी तक का जो डिस्कशन है उसको जरा देखा जाए, फॉलो अप किया जाए। अभी तक के डिस्कशन में तुमको ये बताया गया कि एलिफेटिक एमाइंस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उससे कम होता है एरोमेटिक एमाइन। सही है? यस सर। एलिफेटिक एमाइन से एरोमेटिक एमाइंस कम होता है। जब आप एलिफेटिक एमाइन का बात करते हैं, जब आप एलिफेटिक एमाइन के अंदर का बात करते हैं, हम थोड़ा रिवीजन करा ले आपका, उसके बाद आगे बढ़ते। जब आप एलिफेटिक एमाइंस के अंदर का बात करते हैं तो इसमें बेसिकली वी फॉलोज 2, 3, 1 ऑर्डर। सही है ना? सर 3 हाँ to 1। सर। 3 to 1 होता है जब गैसेस स्टेट में रहेंगे तब। यस अगर सर। कुछ भी मेंशन नहीं है तो 2, 3, 1 होता है, 2, 3, 1 होता है। ठीक है ना? ये फॉर एनी अदर एमाइंस, फॉर एनी अदर एमाइंस, कोई भी तरह का एलिफेटिक एमाइन है, इसको फॉलो करना। अच्छा जरा बताना कि 2, 1, 3 ये कब फॉलो करते हैं? सर Sir, एक्वा what are next सॉल्यूशन two? में जब मिथाइल ग्रुप फाइल गिरेगा। एमाइन से। मिथाइल एमाइन के केस में एक्वस सॉल्यूशन मिथाइल एमाइन। अच्छा बताना 3 to 1 किसको फॉलो करते, कब फॉलो करते? एक्वा सॉल्यूशन से, गैसियस गैसियस में। कौन दिमाग में है? गैसियस फेज करेक्ट है। ठीक है, अब जरा गौर करना, अगर हम लोग के पास एरोमेटिक एमाइन है तो एरोमेटिक एमाइन में बेस्ट एग्जांपल है आपका एनिलीन। मान लीजिए यहाँ पे हम NH2 दिखा दे, ऊपर जगह नहीं है। अगर इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिक नेचर बढ़ाया कि घटाया? बढ़ा देगा। घटा दिया। सर घटाएगा। हाँ घटा दिया। अब आपको याद रखना तो पड़ेगा इतना चीज। फिर है एनिलीन, और अगर हम लोगों के पास इस एनिलीन के साथ, अगर हम लोगों के पास इस एनिलीन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है, तो याद रखना वो बेसिक नेचर को बढ़ाया, एक्सेप्ट ऑर्थो पोजीशन जिसमें हम लोग ऑर्थो इफेक्ट लाते हैं। अगर हम लोग इस केस में ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हैं, ऑर्थो इफेक्ट जब हम लोग इस केस में पढ़ते हैं तो हम लोग ये सीखे थे कि अगर हम लोगों के पास यहाँ पे बड़ा सा अगर कोई एक एमाइन है, बड़ा एमाइन एनिलीन में काम नहीं करे, बड़ा एमाइन है, तो ऑर्थो पोजीशन पे चाहे कोई भी ग्रुप हो वो बेसिक नेचर को क्या करता है, बेसिक नेचर को क्या करता है, बोलो जल्दी? बढ़ा देता है। बढ़ा दे। इंक्रीज कर देता है, बेसिक नेचर को इंक्रीज कर देता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, इसमें भी हम आपको ऑर्डर बताए थे कि जब आप लोग है ना एनिलीन के केस में बात करते हैं, एरोमेटिक एमाइन के, इन केस ऑफ एरोमेटिक एमाइन, जब हम लोग एरोमेटिक एमाइन के केस में बात करते हैं तो आपको याद है 3 to 1 का ऑर्डर चलता है। यस सर। यस सर। 3 to 1 का ऑर्डर चलता है, एरोमेटिक एमाइन के केस में 3 to 1 का ऑर्डर चलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग एरोमेटिक एमाइन से आगे निकल के अब हम लोग पैरिडीन इन सब के बारे में बात करेंगे। नाउ यू हैव सम डिस्कशन नाउ। ये देखो, पैरिडीन हमेशा ऑर्गेनिक में यूज होने वाला एक बेस है, जिसको आप ऑर्गेनिक के केस में तो एक स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन थोड़ा आगे जब आप डिस्कशन को ले जाएंगे ना तो यहाँ पे ये एक मतलब ऑर्गेनिक में ये ठीक ठाक बेस की तरह काम करता है, लेकिन आगे जाके है ना इसमें डिलोकलाइजेशन है, एरोमेटिसिटी है जो इसके बेसिक नेचर को कम करता है।
ठीक है, जरा गौर कर। पायरिडीन का मतलब क्या होता है? पायरिडीन का मतलब होता है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड छूटा हुआ है। पायरिडीन का मतलब होता है C5H5N। तो जरा गौर करो, इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बताओ डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन होगा, इन्वॉल्व होगा या नहीं? नहीं नहीं होगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर है, कारण है कि बिना उसके डिलोकलाइजेशन में लिए बगैर ही अगर आप देखेंगे तो Aromatic है। इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, सही है ना? प्लेनरिटी, हाँ हाँ, तो बिना उस लोन पेयर को लिए ही अगर ये एरोमेटिक है तो क्यों लोन पेयर लेगा? लोन पेयर नहीं लेगा। और जो मेरा पायरिडीन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन। उसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन, दूसरे को डोनेट करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। लोकलाइज्ड लोन पेयर, ओके, ठीक है। अब देखो अगला है पायरॉल। पायरॉल मतलब ये है पायरॉल। पायरॉल का फॉर्मूला ये सामने है आपके पास, उसका स्ट्रक्चर है C4 होगा, उसके बाद H आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा। लेकिन इस बार हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इस इलेक्ट्रॉन को किस कैटेगरी में रखेंगे, लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? सर डिलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज। इसको सर डिलोकलाइज्ड माइनस में आएगा। रखेंगे, एरोमेटिसिटी को ध्यान में, इसको डिलोकलाइज्ड में रखेंगे तब ना इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और ये एरोमेटिक होगा। हाँ, अब तुम ही सोचो कि पायरॉल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिलोकलाइज्ड है, पायरिडीन का इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है, तो क्या बोलता है बेसिक नेचर में पायरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस होगा पायरॉल से। अरे बोलो बोलो, समझे? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ। अब यहाँ पे आपके सन्नाटे के पीछे कोई रहस्य छिपा है, और रहस्य ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पायरिडीन का इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे है तो ये आसानी से डोनेट होगा। यस सर। आसानी से डोनेट होगा तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। यस सर। ठीक यस है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। आप लोग एक बहुत सिंपल वर्ड्स पे है ना दिमाग नहीं दौड़ाते। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे रहेगा उसका डोनेशन इजी होगा, उसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। बोलो सही है? पायरॉल के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज रहेगा। पायरॉल के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से डीलोकलाइज रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहेगा तो डोनेटिंग एबिलिटी उसका कम होगा, लेस डोनेटिंग एबिलिटी, इसलिए लेस बेसिक। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पायरिडीन और पायरॉल में अगर बात किया जाए तो पायरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस है और पायरॉल एक वीक बेस है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो इन तीनों में कैटेगरी में जरा तीनों को कंपैरिजन करते। एनिलीन है, पायरिडीन है, पायरॉल है, तीनों। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? चलो ठीक। एनिलीन में बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है और डिलोकलाइज्ड होता है। पायरॉल में एरोमेटिसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, पायरिडीन का इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रहता है। इसलिए जब इन तीनों में कैटेगरी में कंपैरिजन होगा तो पायरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे वीक बेस एनिलीन है और सबसे वीक बेस पायरॉल है। क्या कारण है कि पायरॉल सबसे वीक बेस है? बोलो तो। उसका सर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड लोकलाइज्ड है। है सर। लीस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू involvement of lone pair in delocalization। बोलो सही है? यस सर। यस सर। एरोमेटिसिटी को ये बढ़ाना चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइजेशन में भेज देगा, और जब इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइजेशन में भेज देगा तो उसका बेसिक नेचर घट जाएगा। तो पायरिडीन, एनिलीन और पायरॉल में पायरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे वीक एनिलीन है और सबसे वीक पायरॉल है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलो बढ़िया। अगला देखो हम लोगों के पास है एमिडीन। एमिडीन एमिडीन सबसे पहले तो एमिडीन को पहचानना पड़ता है। एमिडीन का स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड एन, सॉरी सी रहेगा, डबल बॉन्ड में NH रहेगा,
और एक सिंगल बॉन्ड में NH2 रहेगा। और फिर यहाँ इधर में कुछ भी जुड़ा रह सकता है, इधर में कुछ भी जुड़ा रह सकता है, R रह सकता है, कोई ग्रुप रह सकता है, कोई साइकिल रह सकता है, कोई बड़ा ग्रुप, कोई छोटा ग्रुप, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं R ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले तो एमिडीन में खुद ही 2 नाइट्रोजन का बेसिक नेचर होता है, उसको थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है, इस नाइट्रोजन को आप A नाइट्रोजन कह दिए हैं और इस नाइट्रोजन को आप B नाइट्रोजन कह दिए, और इनके बेसिक नेचर के बीच आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, A नाइट्रोजन और B नाइट्रोजन। अभी क्या करो, वो नाइट्रोजन को H+2, दोनों नाइट्रोजन को एक एक H+2, आप A वाले को H+ दिए तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस आ गया और ये नाइट्रोजन ऐसे था। करेक्ट है? क्या बोलते हो, यहाँ पे ऐसे रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अब जरा कोई बोलेगा नहीं सर यहाँ हमको रेजोनेंस दिख रहा है। सर देखिए सर, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से यहाँ भेज दीजिए, बोलिए होगा कि नहीं? बोलो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग, सर मैं नेटवर्क कट गया था। हम बोल रहे हैं कि ये नाइट्रोजन के इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते? किसको? आवाज आ रही है? यस सर। तो बोलो उसको भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं? यस सर, भेज सकते। अच्छा, भेज सकते हैं। आदित्य बाबू अगर भेज सकते हैं तब तो मेरा ये जो राइट हैंड साइड वाला नाइट्रोजन है वो ऐसा बन जाएगा। तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का भी 5 बॉन्ड बना पाएगा? नो सर, कभी नहीं सर। कभी नहीं, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। नो रेजोनेंस, इधर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। खाली आपके भेज देने से नहीं होता है ना, हर रेजोनेंस के बाद एक प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए। याद कीजिए, रेजोनेंस में आप पढ़े। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाले नाइट्रोजन पे रेजोनेंस नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले नाइट्रोजन पे रेजोनेंस है। जब लेफ्ट हैंड साइड का, कहने का मतलब ये बी वाला नाइट्रोजन जब H+ को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नाइट्रोजन पे जो प्लस आएगा वो तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। इस वजह से अगर तुमसे खुद एमिडीन के 2 नाइट्रोजन के बीच, खुद एमिडीन के 2 नाइट्रोजन के बीच इस नाइट्रोजन को A कहा जाए, इस नाइट्रोजन को B कहा जाए, अगर एमिडीन के 2 नाइट्रोजन के बीच आपसे बेसिक नेचर पूछा तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, A या B? सर हाँ, आवाज आ रही है? सर बी का हाँ, बी वाला में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, इसलिए बी इज मोर बेसिक। ये वाला साइट ज्यादा बेसिक है, बी इज मोर बेसिक। तो ए और बी में अगर कंपैरिजन हुआ तो बी इज मोर बेसिक, कारण है उसमें रेजोनेंस का स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है। अब देखो, जैसे तुम्हारे पास आखिर ये एमिडीन आएगा कैसे? देख भाई, एमिडीन इस तरह से रहेगा। ये मॉलिक्यूल तुमको देख के खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये एमिडीन है। क्या तुमको पता चल रहा है कि ये एमिडीन है? yes, कोई तुमको बताने नहीं आएगा, देख के खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि सर ये एमिडीन वाला साइट है। बोलो समझा? तो अगर Yes, ए sir. और बी में आपसे पूछा जाएगा तो ए इज मोर बेसिक कंपैरिजन टू बी, ए इज मोर बेसिक कंपैरिजन टू बी, ए इज मोर बेसिक कंपैरिजन टू बी, आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये रहा एमिडीन के बारे में डिस्कशन। अगला है ग्वानिडीन। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लीजिए। ग्वानिडीन में क्या है, आपके पास ऐसे लिखा हुआ है NH2 बॉन्ड C बॉन्ड NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH। तो क्या ये दोनों एक जैसा है और ये अलग है? बोलो सही है? yes sir. तो बताओ, सबसे ज्यादा बेसिक साइट क्या ये बी वाला होगा, मोस्ट बेसिक? हाँ yes sir. और बाकी दोनों तो सेम है। ठीक है, यस सर, दोनों तो सेम। अगर आपसे बोल दिया जाए तो यहाँ पे देखो ये बेसिक ऑर्डर लिखा है, C इज मोर बेसिक और A और B बराबर। C इज मोर बेसिक, C ये वाला है, A और B ऊपर वाला दोनों है, तो A और B सेम।
सी इज मोर बेसिक और उससे कम है ए इक्वल्स टू बी, सी इज मोर बेसिक और उससे कम है ए इक्वल्स टू बी। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब आपके पास मॉलिक्यूल दिया गया ऐसे, भाई आप ही को पहचानना होगा कि सर यहाँ पे तो ग्वानिडीन वाला साइट है, क्या पहचान पा रहे? ये ग्वानिडीन है, ठीक है। तो देखो ग्वानिडीन में ये सी वाला ज्यादा बेसिक हो गया, बढ़िया है सर, बढ़िया है। लेकिन अब हम प्रॉब्लम में फंस गए। अब हम प्रॉब्लम में क्या फंस गए कि देखो भाई इधर ए लिखा था और इधर लिखा था हम लोगों का बी, ए लिखा था इधर लिखा था बी, ए लिखा था उधर लिखा था बी। अब जरा सोच के बताओ ए कितना डिग्री और बी कितना डिग्री, ए कितना डिग्री और बी कितना डिग्री? सर 2 डिग्री। सर 2 डिग्री। ए है 2 डिग्री और बी है हम लोगों का 3 डिग्री। 3 डिग्री सर। डिग्री। तो मेरे पास ऑर्डर आ गया सी सबसे ज्यादा, ग्वानिडीन का NH वाला ग्रुप सबसे ज्यादा, उससे कम बी मतलब 3 कैसे होगा, यहाँ ए होगा और लास्ट में बी होगा। ओके, ये तुम्हारे पास ऑर्डर, क्योंकि हम लोग का 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा ना 3 डिग्री से। 2 डिग्री इज मोर बेसिक कंपैरिजन टू 3 डिग्री, और बाकी तो यहाँ वाला ए है, सी है। ओके, तो ये था तुम्हारे बेसिक नेचर में कुछ बचा हुआ चीज। तो देखो अगर हम पूरा का पूरा ऑर्डर एक साथ लेके, अच्छा एक और बेसिक नेचर है, हम उसको भी हम क्लियर कर देते हैं, वो भी हम बता के है ना खत्म करना चाहेंगे। नाम है उसका एमाइड्स। एमाइड्स आप लोग जानते हैं? एमाइड्स, एमाइड्स आप लोग जानते हैं? एमाइड्स नो सर। हाँ ठीक करता है, ज्यादा टेंशन नहीं रखा तुम्हें, पता है, अच्छा करता है। एमाइड्स, एमाइड्स किसको कहते हैं? कहीं भी अगर तुमको इस तरह का ग्रुप दिखाई दे तो ये एमाइड है। एमाइड का प्रॉब्लम क्या है? एमाइड का प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा समय रेजोनेंस में होता है, एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम O पे माइनस रहता है, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। इज दिस क्लियर? यस सर। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होने के कारण एमाइड्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हम लोगों का लोन पेयर है नाइट्रोजन का, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is involved in delocalization, मतलब रेजोनेंस, so it is least basic, ये सबसे वीक बेस होता है, ठीक है। एमाइड्स पूरे सीरीज में सबसे वीक बेस होता है। कहीं भी अगर एमाइड वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे दे तो याद रखना वो सबसे लीस्ट बेसिक होता है। तो सर जो पूरा का पूरा चीज हम लोग पढ़े हैं उसका एक फाइनल ऑर्डर, हम बहुत कुछ लिखेंगे, हम बहुत कुछ लिखेंगे, आपको सब समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क। आप इसमें बहुत सारा चीज है ना, फाइनल है ना, एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसके लिए आप लिख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है ग्वानिडीन, उससे कम होता है एमिडीन, एमिडीन से कम होता है, हम लोग जनरली मान के चल रहे हैं कि हम लोगों के पास एक्वस सॉल्यूशन होगा और मिथाइल एमाइन नहीं है। तो मिथाइल एमाइन अगर नहीं है तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बोलो सही है। उसके बाद फिर अमोनिया। अब अमोनिया से कम जब तुम जाओगे तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा, उसमें आएगा पायरिडीन। पायरिडीन से कम अगर जाएंगे तो एनिलीन। हाँ भाई, जब एनिलीन पढ़ोगे तो उसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट अलग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है तो वो अलग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अलग है, ये सब अलग बात। एनिलीन से कम है पायरॉल, बोलो सही है? यस सर। और पायरॉल से वीक है हम लोगों के पास एमाइड्स। ये तुम्हारे पास बेसिक नेचर,
बेसिक नेचर कैसे चलता है, तो ये एक ऑर्डर है जहां बेसिक नेचर। अब हर किसी के अंदर तुम लॉट ऑफ डिस्कशन करके रखा है, बहुत सारा डिस्कशन करके रखा है। सो बी केयरफुल, सो ऑलवेज बी केयरफुल। जैसे मान लो हम तुम्हारे सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन इस तरह से प्लांट कर दे, जरा गौर से देखना। लाइक दैट हर नाइट्रोजन को आप एक बेसिक साइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम आपके पास लिखते जा रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं। आपको सबको बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है, ये एफ है। इतना सारा नाइट्रोजन है जो बेसिक फॉर्म में आपके सामने दिया हुआ है। आपको इन सबको बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी हम एक दो और मन है थोड़ा जोड़ देने का, हम जरा देखते हैं कि आप उसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। मेरा काम है हम थोड़ा यहाँ से भी एक और ऑर्डर ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इसको भी एक नाम दे दो भाई। कहाँ तक गए थे हम लोग? एफ तक गए थे ना, इसको भी एक नाम दे दो, जी दे दो। चलो अरेंज करो तो सबको अच्छे से। समझ गया तुम क्या पढ़ा है? क्या तुमको एक एक चीज देख के समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या होना है, कैसे चलना है? आवाज आ रही है मेरी? चलो ट्राई करो, बनाओ फटाफट। वीकर एसिड, हाँ बोलो। वीकर एसिड देन के बाद क्या लिखा है? देन एट लीस्ट अदर टू ऑफ देम। बाकी दो से कम कौन है जो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा? बाकी दो को वीक एसिड में रख दो, बाकी है ना स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके सर ए और डी। ए और डी। अच्छा, बी और सी में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ पहले। सर गलत नहीं है हाइड्रोजन मतलब एक ही हाइड्रोजन है, वो भी निकल जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं ना कि एक्चुअली बी में क्या है कि फ्लोरीन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा, और सी में भी क्लोरीन जो है वो इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा। तो सर डी में ऐसा नहीं होगा क्या? डी में भी बॉन्ड बनाएगा। अब तुम सोचो कि किस केस में 6 मेंबर का रिंग बनेगा? किस केस में 6 मेंबर का रिंग है ना बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा? क्लोरीन वाले डी में। सर बी और सी में। यहाँ पे Cl है, तो जरा गौर करना। Cl बॉन्ड बना 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, 6 मेंबर। यस सर। बीच का जीरो नहीं है, 6 मेंबर रिंग बन रहा है। यहाँ 6 नहीं बनेगा, यहाँ 5 मेंबर रिंग बनेगा। यस सर 5 बनेगा। यहाँ भी 5 मेंबर रिंग बनेगा, लेकिन रिंग बनेगा। यहाँ भी 6 मेंबर रिंग बनेगा, लेकिन ब्रोमीन इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये H बॉन्ड नहीं बनाता है। ब्रोमीन याद है H बॉन्ड नहीं बनाता है। यस सर। तो ब्रोमीन अगर H बॉन्ड नहीं बनाता है तो सबसे आसानी से तो हम बोलेंगे ए वाला ना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बोलो बोलो। अगर ब्रोमीन H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता तो ये H आसानी से रिलीज होगा। हाँ सर। अगर ये H आसानी से रिलीज होगा तो मोर एसिडिक, ये एक अच्छा एसिड है। ठीक है, एक अच्छा एसिड। अब यहाँ पे अगर तुम पूछोगे ना कि सर इसके बाद कौन होना चाहिए, तो मेरे नजर में इसके बाद है ना कौन होना चाहिए? बी वाला होना चाहिए। बी वाला होने के पीछे कारण क्या है ना कि जब तुम वहां पे
H को निकाल देते हो तो तुम्हारे पास COO माइनस एनायन बन जाता है, और फ्लोरीन बगल में है तो वो अपने निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए एनायनिक स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। एनायनिक स्टेबिलिटी बढ़ता है, इसलिए एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो आप इसमें से दो में से कोई भी आंसर ए या बी चुन लीजिएगा, तो वो बाकी सी और डी से स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको यही बताना था ना कि दिए गए ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो बाकी दो से स्ट्रॉन्ग है, तो ए और बी कोई भी चुन लो, वो दोनों बाकी दोनों से स्ट्रॉन्ग है। क्या मेरी बात समझ में आई? स्ट्रॉन्ग नहीं। सर वीकर एसिड पूछा था। हाँ अच्छा, वीकर चुनना था तो सी और डी चुन लो। ओके ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 15। सोचिए, बनाइए। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा तुम्हारे एसिड और बेस के बीच होता है, सो बी केयरफुल। यहां से Na को हटा दो, यहां माइनस आ जाएगा, ये एक बेस है, ये एक एसिड है। फिर ये बन गया हम लोगों का, बेस से बन गया कंजुगेट एसिड, और एसिड से बन गया कंजुगेट बेस। अब तुम सोचो कौन ऑप्शन आप तुम ले गो। बात समझ में आया कैसे हुआ काम? यस सर। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, चार ऑप्शन में क्या सोचोगे, कैसे सोचोगे, एंड सो ऑन। हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट करे? याद आया आपको, पढ़ाया गया था। हाँ यस सर। फॉर एनी रिएक्शन टू बी फिजिबल, अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग Option एसिड D। रिएक्टेंट साइड में हो और वीक एसिड प्रोडक्ट साइड में हो, देन रिएक्शन इज फिजिबल। याद आया? हाँ सर, तब सी और डी होगा। तब रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट साइड में जाता है, स्पॉन्टेनियस होता है, फिजिबल होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है, फिजिबल होता है। अब हमारे पास एसिड है, एक है ये वाला एसिड है, और एक मेरे राइट हैंड साइड में एसिड है। तुम बोलो इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर ये सर लेफ्ट वाला, मैं राइट वाला सर। राइट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि उसमें फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये वीक एसिड है। अब तुम बोलो क्या मेरे दिए गए कॉन्सेप्ट से जो हम लोग पहले सीख रखे तो उसके साथ ये मैच करता है? यस सर। अरे नहीं करता है, उल्टा है। नहीं करता। अच्छा यस सर, सर। यस सर। उल्टा है ना? वीक से स्ट्रॉन्ग बना। तो ये प्रोडक्ट साइड में नहीं जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड में रहेगा। ठीक है ना? तो अब देख, पहला ऑप्शन क्या बोला, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकता है, सो बी केयरफुल। बोला इक्विलिब्रियम लाइज प्रीडोमिनेंटली टू लेफ्ट, क्या ये बोलता है सही है? वीक की तरफ रहेगा। यस सर। दूसरा, आपको याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। हाँ सर। अब अगर मेरा रिएक्टेंट साइड ज्यादा है तो क्या मेरा K लेस देन 1 होगा? हाँ सर। अब बताओ क्या ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद जाना चाहता है राइट हैंड साइड में? नहीं, बिल्कुल ये नहीं जाना चाहता, ये चाहता है लेफ्ट। सही है। आगे, इफ इक्वल मोल ऑफ रिएक्टेंट आर मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन, द मेजर आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज CH3 CH2 CO माइनस। रिएक्शन पीछे रहना चाहता है भाई, रिएक्शन पीछे रहना चाहता है तो यही ना मौजूद रहेगा सॉल्यूशन में ज्यादा। अरे बोलो, आवाज आ रही है?
हाँ सर। Yes. Yes, sir. क्या ये डी वाला समझ में आया? बोला है कि सॉल्यूशन में मेजर आयन जो सॉल्यूशन में रहेगा वो रहेगा CH3 CH2 CO माइनस। अरे सॉरी ये तो नहीं है, यहाँ F है ना। अच्छा ये वाला है आयन, सॉरी ये डी ऑप्शन में ये वाला आयन है, इधर तो जा नहीं रहा था ना, इसलिए मेजर आयन के तौर पे ये मौजूद नहीं रहेगा। बोलो सही है? Yes, sir. अरे बोल Yes, sir. भाई, थोड़ा दिमाग दौड़ा। अब क्वेश्चन तो ऐसे रहेगा, हमसे गलती से निकल गया था CH3Ca, यहाँ पे F था, हम मेरा ध्यान नहीं गया। तुम्हारे क्वेश्चन में F नहीं है, देख रहा है? अच्छा चलो एकदम शुद्ध हिंदी में बात करना, ये रिएक्शन राइट हैंड साइड में ज्यादा जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में? Left hand side. लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड को सोच के देना। लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को सोच के दो, रिएक्टेंट को सोच के आंसर बोलो। सब सोचो कि सब रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है, उसको सोच के आंसर दो। बात समझ में आ रही है? हाँ चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। बताओ। ये तो आसानी से बता लेगा, कोई इशू है नहीं। ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। अब सोच सोच के आंसर दो। पहला वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन, सब पढ़ो, आंसर दो। वाला ऑप्शन। क्या बोलते हो, फर्स्ट वाला का क्या है, सही है या गलत? सर गलत है सर। सर सेकंड ऑप्शन बी। फर्स्ट वाला सही है या गलत? तो गलत है। कारण है कि जो ऑर्डर दिया है वो गैसियस फेज में है। क्या सर, गैसियस 3 to 1 फेज दे के दिया लिए सर। बी वाला सही है? यस सर। Yes, sir. अब थर्ड वाला बोलो, सी वाला चेक करो। पीके वैल्यू ऑफ दीज एमाइंस इन गैसियस फेज इन ऑर्डर। गैसियस फेज के लिए तो ये गलत है। गलत है कि सही है? सर गलत है। गलत सही है है sir. एक्चुअली, क्योंकि थर्ड वाला PK भी सबसे गलत स्ट्रांग है, है। तो पीके भी सबसे कम ना होगा। हाँ सर। हाँ सर। पीके भी पूछ दिया, पीके भी पूछ दिया, पीके भी पूछ दिया। ओके, अब बताओ चौथा नंबर बोलो, डी वाला। रॉन्ग। गलत है सर। गलत है। लिखा इन एक्वा सॉल्यूशन टू इवॉल्व मैक्सिमम हीट ऑन बेसिस ऑफ पर मोल व्हेन न्यूट्रलाइजेशन बाय एडिंग एक्सेस ऑफ HCl। क्या एक्वा सॉल्यूशन में, गलत मत बोलिए, थोड़ा समझिए। एक्वा सॉल्यूशन में तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ किस ऑर्डर को फॉलो करेगा? क्या वाकई में उसमें 2 सबसे बड़ा, उसके बाद 1 सॉरी 2 3 1। 2 3 1 फॉलो होगा? तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग Yes, बेस sir. है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। यस सर, यस सर। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप एसिड को जोड़ दीजिएगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन के साथ हीट निकलेगा। यस यस सर। तो ज्यादा ना हीट निकलेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। देखिए जी कैसे घुमा घुमा के आपको घुमाएगा। मोर हीट निकलेगा। मोर हीट इसलिए निकलेगा क्योंकि आप सबसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको रिएक्ट करा रहे HCl को। पूरा कहानी सुनो। इन एक्वा सॉल्यूशन, जैसे ही बोला एक्वा सॉल्यूशन, तुमको पता चल गया कि 2 इज मोस्ट बेसिक। 2 involve maximum heat on the basis of per mole when neutralization by adding excess of HCl। जब आप HCl के साथ, बेस को HCl एसिड के साथ मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा और सबसे ज्यादा हीट निकलेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? वहां क्या लिखा हुआ है? यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो Yes, जाए बता, डी भी सही है? हाँ सर। Yes, sir. Sir. ये वाला बनाया। सुने आजकल तुम लोग पिज्जा बहुत खाता सुबह में। नहीं सर, आज सर कर दिए थे। सर क्या? अगर सर, ये अभी वाला कहाँ? बनाया, अभी बैच ऑफ होगा, तुम्हारे एड्रेस पे पिज्जा हम ऑर्डर दे रहे हैं। ये वाला सर। हाँ ये वाला बनाया। यू हैव 5 minutes
5 मिनट। अगर आपका क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों सही हो गया तो भाई आप जो पिज्जा बोलिएगा हम ऑर्डर दे दें। सर एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। नहीं तो ऐसे ही एबीसी एबीसी एबीसी। पूछ रहे थे। चलो सर wait हम लोग कर- का हम लोग का पिज्जा का टेस्ट हो गया है सर। नहीं फिर भी आपको और चाहिए। मान लीजिए जैसे आपके पास पानी है, 1 गिलास पानी है, और आपको हम 1 चम्मच दे दिए हैं शुगर, और 1 चम्मच उसी शुगर के अंदर है ना कुछ है ना, मान लो जैसे वैक्स, मोम का टुकड़ा भी मिला हुआ है, मोम का टुकड़ा भी मिला हुआ है और शुगर भी मिला हुआ है। आप उस 1 चम्मच शुगर को है ना डाल दिए पानी में, अच्छे से मिला दिए, और उसके बाद छन्ना लिए, ऐसा ऐसा घर में छलनी होता है ना, उसमें डाल के उसको छान दिए। बताओ कौन है जो फिल्ट्रेट के फॉर्म में अलग हो गया? सर मोम। मोम। और जो पानी था वो पानी के साथ कौन चल के निकल गया? सर शुगर। शुगर। तो एक्वस लेयर जहां लिखा हुआ है वहां वो जो पानी में घुलेगा वो जाएगा, और ईथर लेयर जो लिखा हुआ उसमें वो जाएगा जो पानी में नहीं घुलेगा। जो पानी में नहीं घुलेगा वो ईथर लेयर में आएगा, और जो पानी में घुलेगा वो एक्वस लेयर में जाएगा। क्या मेरा सिंपल लॉजिक तुमको समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, हम लोग बेंजोइक एसिड को बी लिख देते हैं, एनिलीन को ए लिख देते हैं, कितने बार लिखेंगे? फिनॉल को पी लिख देते हैं, और नैप्थलीन को एन लिख देते हैं, बार बार लिखने से बचेंगे। तो मिक्सर का मतलब हो गया ए, बी, पी और एन सब मौजूद है। जैसे तुम्हारे 1 चम्मच मिक्सर में शुगर और मोम का पीस दोनों था ना, वैसे यहाँ पे ये चारों है। ओके, अब आप जब NaHCO3 एक्वस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो याद कीजिए ये एक बेस है। याद आया NaHCO3 के साथ कौन रिएक्ट करता है? याद करो NaHCO3 के साथ कौन रिएक्ट करता है? तो हम आपको बताए हैं कि विथ NaHCO3 हम आपको पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हुए चीज हम आपको दे रहे हैं। आप याद कीजिए सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड सर। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और पिक्रिक एसिड रिएक्ट पिक्रिक करता है। याद एसिड। आया? यस सर यस सर। तो यहाँ पे ये सल्फोनिक तो है नहीं लेकिन कार्बोक्सिलिक तो है, इसका मतलब कि एक्वस लेयर में बेंजोइक एसिड जाएगा। बोलो सही है? यस सर। और ईथर लेयर में एनिलीन, फिनॉल और नैप्थलीन, ये तीनों रहेगा। बोलो समझ में आया? तो जो आप ऊपर से निकालेंगे, जो पी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा वो बेंजोइक एसिड होगा। तो अगर कोई आपसे पूछा है कि बताओ जी कंपाउंड पी कौन है, तो कंपाउंड पी है बेंजोइक एसिड। इज दिस क्लियर? यस सर। अब आपके पास कौन कौन मौजूद है? तो एनिलीन मौजूद है, फिनॉल मौजूद है और नैप्थलीन है ईथर लेयर में। इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा दे, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, तो बेस रिएक्ट कर जाएगा। बोलो सही है? यस सर। तो बेस इसमें कौन है? क्या एनिलीन मेरा बेस है? यस सर एनिलीन। और डाइल्यूट है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट है, तो Yes, sir, एक्वस लेयर में एनिलीन पहुंच जाएगा। यस सर। तो क्या ईथर लेयर में मेरे पास फिनॉल और नैप्थलीन बच गया? यस सर। समझ में आ रहा है? अब आप 4 को यहां लाइए, कहने का मतलब फिनॉल और नैप्थलीन यहां पहुंचा। फिनॉल एसिड है, नैप्थलीन हाइड्रोकार्बन है। अब आप ले लिए NaOH, NaOH का मतलब हो गया बेस, तो NaOH के साथ फिनॉल रिएक्ट कर जाएगा। और एक्वस 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 एक्वस, तो एक्वस लेयर में पहुंच गया फिनॉल और नीचे रह गया नैप्थलीन। बोलो समझा? यस सर। तो Q जो है वो फिनॉल है और नैप्थलीन तुम्हारा यहाँ है। तो आगे पूछा गया था बताओ जी कंपाउंड Q कौन है? तो फिनॉल है। फिर आपसे पूछा गया कि fraction 3 on treatment with NaOH gives back a component of the original mixture. What is that component? And that is naphthalene. Fraction 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? ये 3 है एनिलीन, ये 3 है एनिलीन,
ये 3 है एनिलीन। बोला है ट्रीटमेंट विथ NaOH गिव्स बैक अ कंपोनेंट ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर विच व्हाट इज द कंपोनेंट, और ये है फिनॉल। जब आप एनिलीन को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं ना तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास, सॉरी फिनॉल क्यों, यहाँ पे तो थर्ड ही है, एनिलीन है, थर्ड में एनिलीन है ना, तो एनिलीन आएगा, एनिलीन बनेगा ओरिजिनल मिक्सचर में एनिलीन। तो ये तुम्हारे पास लेवल ऑफ क्वेश्चन हो जाता है जब आप इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, समझ रहा है एडवांस का क्वेश्चन? यस सर। बताओ सर इसमें, इसलिए पिज्जा ऑफर किए। बताओ इसमें क्या ऐसा है जो नहीं पढ़ा गया। छोड़ो ना ऑफर का बात, अलग बात। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, इसमें क्या ऐसा है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है? क्या आपको सर, अलग कुछ से नहीं नहीं। पढ़ाया गया है? यस सर, पढ़ाएगा। ठीक है, क्या आपको नहीं बताया गया एनिलीन बेस है, बेंजोइक एसिड है, फिनॉल है, नेप्थलीन हाइड्रोकार्बन है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे चीज चलता है। जब आप एडवांस लेवल में क्वेश्चन बनानेंगे बैठेंगे ना, तो आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, तब जाके आप क्वेश्चन बनाते हो। और ये क्वेश्चन कम थोड़ी ना है, एक बना देगा तो पता है क्या मिला, इसमें +4 मिला, इसमें +4 मिला, इसमें +4 मिला। एडवांस में सिलेक्शन के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए? अगर आप एडवांस में केमिस्ट्री में केवल 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 25 से 30 नंबर ले आते तो आप सेलेक्ट हो जाते, और इसमें अकेले 12 नंबर। बोलिए, समझे? यस सर। यस सर। तो आप पढ़ाई तो कीजिए, आपको जो पढ़ाया गया उसको बस फॉलो अप तो कीजिए। ठीक है, सब आंसर मिलेगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, खत्म कर दो, मेरा काम खत्म हो गया ये वाला। चलो बता दो फटाक से। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन लो भाई। 5 ml लेना है, 0.1 मोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ इतना मोलर NaOH सॉल्यूशन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ बेस शुड बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन? आपको बस ये चेक करना है कि NaOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा। याद रखना केवल ये रिएक्ट करता है, फिनॉल है ये, और ये रिएक्ट करेगा फिनॉल। जो बाहर वाला एलिफेटिक अल्कोहल है डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट। ठीक है, NaOH के साथ। तो अभी आप सोचिए कि अगर 2 को फिनॉल वाला सेक्शन रिएक्ट कर रहा है तो क्या हम बोलेंगे 2 हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है? अगर 2 हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है तो याद करो कहीं पढ़ा है N फैक्टर? यस सर। वो 2 है, N फैक्टर 2 मिल गया। बाकी अब ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, मोलारिटी है, सॉल्यूशन है, उसके बाद ये दिया गया है, आगे रिएक्शन कैरी आउट करना है, आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं बनेगा आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको एसिड और बेस बताया गया, दिमाग शांत करो। जितना आपको पढ़ा दिया गया है उतना आप अच्छे से मेंटेन रखिए। आपको जो क्वेश्चन बनाना है बनाइए इस टॉपिक का, बस जितना पढ़ाया गया उतना याद रखिए। अगर आप जितना पढ़ाया गया चीज है उसको अच्छे से याद रखेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वैसे हम आपको बता दें, आपका एक लंबा लंबा क्लास है ना अब लगने वाला है, जिसमें हम लोग पूरा शुरू से रिवीजन अब कराने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 दिन में पूरा खत्म, उसके बाद रिवीजन के तौर पे, उसके बाद फिर आपके पास ऑर्गेनिक का GOC 1 दिन, सॉल्यूशन 1 दिन, सॉलिड स्टेट 1 दिन। इस तरीके से सब टीचर अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। ओके, यस सर, सॉलिड स्टेट का कराइए। हाँ सॉलिड स्टेट का सर चलेगा वो। सॉल्यूशन का सर। यस सर। जो है सब हो जाएगा, सब होगा, सब एक सीक्वेंस में होगा और सब होगा जरूर।